learn about the constitutional development that happened during the British India. जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कई सारे लॉज लेकर आई थी ताकि ब्रिटेन को भी फायदा हो सके ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से। और बाद में कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए अराउंड दैट पीरियड, रफली 150-200 सालों में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए, हम उस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। और दे कंटिन्यू टू शेप इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम टुडे। अभी भी जो हमारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स का रिजल्ट है। तो ये एक एक एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आज तक क्वेश्चंस जिस पे क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। इसके बाद आपको कहीं और से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं। ऑन योर रिक्वेस्ट मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, या लास्ट में मैं एक कंपाइलेशन ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी पॉलिटी से रिलेटेड। सो टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। अब इस टाइम पे वहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ की गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, ठीक है। और जब ये एक्ट आता है तो इस टाइम पे इंडिया में जो गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे गवर्नर थे, और इंडिया में गवर्नर नहीं थे, बेसिकली रूल भी लिमिटेड था ब्रिटिश का, ठीक है। बंगाल में बेसिकली वो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। और भी बहुत सारे एरियाज में ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली रूल कर रही थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जैसा नाम है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस, उनकी गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल और रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सीधी बात, इसमें पहला ही ऐसा था, इसके पहले कोई और लॉ, कोई और कानून नहीं पास किया गया था इंडिया के एस्पेक्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्पेक्ट में, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो दिस वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। इसमें एक जो मेजर चेंज हुआ जिस पे क्वेश्चन बनता है, ये कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस नाम बदला गया, ठीक है। नाम बदलने से ये भी समझ में आता है कि थोड़ा पावर बढ़ गई उनकी, ठीक है। अब कल को चीफ मिनिस्टर को हम प्राइम मिनिस्टर कहने लगे तो वो थोड़ा होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है, तो इससे गवर्नर जनरल की पावर ज्यादा होती है, तो उनकी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि यही इसी टाइम के गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है। अब 3 जगह प्रेसिडेंसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक मद्रास में थी, एक बॉम्बे में थी, और एक बंगाल में थी, ठीक है। तो जो मद्रास और बॉम्बे वाली हुई उनको बंगाल के अंडर ले आया गया, ठीक है, कि ये बंगाल के अंडर है। अब गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं, उनके अंदर मद्रास, बॉम्बे भी आ रहा है, तो उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई ताकि वो गवर्नर जनरल को हेल्प कर सके, ठीक है। 4 मेंबर्स होते थे इसमें, ठीक है। और इसमें डिसीजंस तो लिए जाते थे वो मेजॉरिटी से लिए जाते थे, यानी किसी का वो नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं होता था। पहले गवर्नर अकेले तो वो अपनी मर्जी से हिसाब से रूल कर रहा है, जो मर्जी है कर रहा है, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। और कास्टिंग वोट इन ओनली इन केस ऑफ अ टाई, जब टाई हो जाता था, जैसे 2-4 लोग हैं, 2-2 लोग ऐसे हो गए, तो फिर गवर्नर जनरल तब वोट करते थे इन केस ऑफ अ टाई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कैलकाटा में, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं तो बंगाल में ही सारी डेवलपमेंट्स होंगी। फोर्ट विलियम पे एक ये सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे, यानी 4 लोग थे, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर्स थे और 4 सुप्रीम कोर्ट में भी थे, ठीक है। पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, सर एलिजे इम्फी, ठीक है। और इट प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम इंडियंस। और इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन पे एक काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल आ गया, ठीक है। उनको रिपोर्ट करना था अपने सारे रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स, जो भी उनके अफेयर्स होते थे। अब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम फ्री थी, जैसे मर्जी वैसे जो मर्जी आया करे। अब उसको हर एक चीज़ की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद से इसके ये 1773 में आता है, फिर 1784 में लगभग 10 साल बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये डुअल गवर्नमेंट शुरू होती है। डुअल गवर्नमेंट क्या है कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया जाता है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कॉमर्शियल फंक्शन देखते थे। ऐसे आप ध्यान रखिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा से थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया क्या थी? कॉमर्शियल कंपनी थी, तो वो कॉमर्शियल अफेयर्स देख रहे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे थे, ठीक है, कि कौन से मतलब जो अलग अलग इंडिया में अलग अलग राज्य थे उनसे किस तरह से क्या रिलेशंस होंगे, या फिर किसको एनेक्स करना है, क्या करना है, वो सब चीजें कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर जो मेंबर्स थे वो देख रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शंस को, कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया और दोनों अलग अलग बॉडीज के अंडर रख दिया गया, ठीक है। इस दिन से मतलब जब से ये एक्ट आया तब से जो
ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज़ थी, जो पोज़ेशंस थे, उनको ब्रिटिश पोज़ेशंस के नाम से जाने लगा कि मतलब अब वो ब्रिटिश के पोज़ेशंस हैं, सिर्फ़ एक कंपनी के पोज़ेशंस नहीं। ठीक है? और ईस्ट इंडिया कंपनी एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, इसके 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डुअल गवर्नमेंट कौन-कौन से फंक्शन देखता था, ठीक है? और ब्रिटिश पोज़ेशंस कहे जाने लगे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं 2 साल बाद एक और एक्ट आता है, इसमें गवर्नर जनरल को एम्पावर किया गया टू ओवरराइड हिज़ काउंसिल इन मैटर्स अफेक्टिंग सेफ्टी, पीस और कंपनी इंटरेस्ट, ठीक है? तो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई अब गवर्नर जनरल को, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। एक कमांडर ऑफ चीफ की भी पावर्स दी गई थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? गवर्नर जनरल को कमांडर ऑफ चीफ की भी पावर्स दी गई थी, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं, तो इसलिए वही ये पावर्स को एंजॉय करते हैं, ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो कौन रहता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट पे। चार्टर एक्ट आता है 1793 में। इस टाइम पे सर जॉन शोर गवर्नर जनरल रहते हैं। कंपनी की मोनोपोली को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब देखना 20-20 साल बाद एक्ट्स आएंगे, ठीक है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। फिर उसके 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आता है 1813 में। इस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं गवर्नर जनरल, और इस टाइम पे जो होता है 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आके क्रिश्चियनिटी को वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार-प्रसार करेंगे, लोगों को कन्वर्ट करेंगे, जो भी मतलब जो भी एडुकेट करेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में, ये सब। 1 लाख रुपीज़, पहली बार कुछ और काम करने की सोचते हैं वो इंडिया या इंडियंस के रिलेटेड। तो 1 लाख रुपए देते हैं, किसके लिए? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इंडियंस की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि उन्हें क्लरिकल क्लास मिल सके। अब वो अपना रूल एक्सपैंड कर रहे हैं और लॉज लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें अब सारे लोग वहां से ब्रिटेन से तो सबको ला नहीं सकते हैं, तो उन्हें सबॉर्डिनेट क्लास चाहिए, उन्हें क्लरिकल क्लास चाहिए जो उनके लिए काम कर सके, तो इसलिए एजुकेशन को बढ़ावा देना जरूरी था, ठीक है? फिर लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उन्हें टैक्सेशन की पावर्स मिल जाती हैं, ठीक है? और सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन जो होता है उसको असर्ट किया जाता है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया, 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए, और जो कंपनी की मोनोपोली थी, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली लेकर आई थी कि ठीक है, वही एक कंपनी है जो ट्रेड करेगी, और कोई कंपनी नहीं आके ट्रेड कर सकती है, ठीक है? तो इस मोनोपोली को एंड कर दिया गया। अब सिर्फ उसकी 2 चीज़ों में मोनोपोली थी, एक तो चाय में मोनोपोली थी, टी के साथ वो ट्रेड अभी भी सिर्फ चाय में ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी, और कोई कंपनी नहीं ट्रेड कर सकती थी, और चाइना के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती थी, बाकी मोनोपोली जो उसकी अबॉलिश कर दी जाती है। फिर 1833 में एक्ट आता है जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहते हैं। ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ऐसा आप समझ लीजिए। इस टाइम पे विलियम बेंटिंग होते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है? और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। आप सोचिए, अब बंगाल से पूरा इंडिया लेवल पे ये हो गया, तो कितनी पावर्स बढ़ जाती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन इस एक्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनेगा? ऑब्वियसली विलियम बेंटिंग बनेंगे, ठीक है? उनके पास सारी सिविल मिलिट्री पावर्स रहती है, ठीक है? और जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो एंड कर दी जाती, कंप्लीटली एंड कर दी जाती है, ठीक है? मतलब कि अभी तक वो टी और चाइना के साथ मोनोपोली थी, वो भी एंड कर दिया जाता है, मतलब कोई मोनोपोली नहीं बची है। तो अब मोनोपोली नहीं बची है, अब एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई है, अब इसके कोई कॉमर्शियल फंक्शंस नहीं रह गए हैं, ठीक है? इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाई गई थी उसमें एक लॉ मेंबर भी ऐड किया जाता है, उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, और उस लॉ मेंबर कौन रहता है? पहला जो लॉ मेंबर ऐड होता है वो लॉर्ड मैकाले रहते हैं, ठीक है? एक लॉ मेंबर एक्ट किया जाता है किस एक्ट के अंदर ना, 1833 के एक्ट के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि अब इंडियन लॉज को कोडिफाई करेंगे, क्योंकि इंडिया में रूल करना है भाई, तो इंडियन इंडियन लॉज को भी समझना पड़ेगा। इंडियन लॉज को कोडिफाई करेंगे, और ऐसी बात की जाती है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, जो आज तक है, जो हमारी सिविल सर्विसेज है, इसमें ओपन कंपटीशन होगा। पहले जो सिविल सर्विसेज थे उसमें ब्रिटिशर्स ही बैठ सकते थे, लेकिन अब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन ये बस कहने की बात रहती है, इतना टफ लंदन में एग्जाम होता था, एज लिमिट 18-21 साल होती थी, तो नो वन कुड no one could practically actually participate in this examination, okay? फिर भी कुछ लोगों ने क्लियर करते हैं एग्जाम, ठीक है? फिर चार्टर एक्ट 1853 जो आता है, इस टाइम पे क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी रहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है अब, हाँ, ठीक है? तो इस टाइम पे क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस जो है वो सेपरेटेड हैं, ठीक है? और ये सबसे पहले कब किया जाता है? 1853 में किया जाता है, ठीक है? जो लॉ मेंबर रहते हैं वो फुल टाइम मेंबर बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और फुल टाइम मेंबर बन गए नहीं, इनके पास अब वोटिंग राइट्स भी रहते हैं, ठीक है?
और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है, ठीक है? और इसमें मतलब मेंबर्स रहते हैं, 6 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को सेपरेट किया गया है, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है और जो लॉ मेंबर होते हैं वो फुल टाइम मेंबर बन जाते हैं, ठीक है? और एक मैकाले कमिटी बनाई जाती है फॉर सिविल सर्विसेज। ये कब बनाई जाती है? 1854 में। इस एक्ट में इसके बारे में मेंशन किया जाता है और फाइनली 1854 में ये बना दिया जाता है। इसका मतलब यही सेम चीज़ था कि ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्वेंट्स के लिए, यही सब चीज़ें कही जाती है, पर होता नहीं है। इंडियन could sit for the civil services examination but age and rules kept it inaccessible in practice, ठीक है? No fixed number of Indian represent, हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस अब यहाँ पे क्या होता है कि हर साल 20-20 साल से बढ़ा रहे थे ना, हर बार जब ये एक्ट आ रहा था तो 20-20 साल से रूल बढ़ा दे रहे थे। इस बार कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया। यानी कि आगे अब ब्रिटिश पूरा कंट्रोल लेने वाली थी, क्योंकि अब वो कंपनी के रूल को एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो यानी कभी भी कंपनी का रूल जाने वाला था, ठीक है? और इसी टाइम पे 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को धक्का लगता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेसेसिटी लगती है कि पूरी तरीके से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि उन्हें कंपनी के थ्रू रूल करना चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में उस टाइम पे वॉइसरॉय होते हैं लॉर्ड कैनिंग, और वॉइसरॉय नहीं, अभी तक भी इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कहा जाता था, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वॉइसरॉय कहा जाने लगा, ठीक है? तो उस हिसाब से जो पहले वॉइसरॉय थे वो कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल आ जाता है, ठीक है? और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट बनाई जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो एक्चुअल में ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो बताएगा कि इंडिया में कैसे, मतलब कैसा रूल चल रहा है, क्या चल रहा है, इंडिया के बारे में सब कुछ बताएगा। और खैर इसके ये इंडिया में नहीं रहता था, जो इंडिया में रहेगा वो वॉइसरॉय ही रहेगा। एंड फाइनली जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होती है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, उस चीज़ को अबॉलिश कर दिया जा रहा है। ऑब्वियसली अबॉलिश नहीं कर दिया जाएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की क्या जरूरत है, जब अब वही नहीं रह गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल अबॉलिश हो गया, तो वो सब अबॉलिश कर दिया जाएगा। अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है, तो ठीक है, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वॉइसरॉय बन गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया की पोस्ट बन गई, डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया, पहले वॉइसरॉय कौन रहते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखो अब क्योंकि डिमांड उठने लगी है, अब लोग वो एक बार पहले रिवोल्ट कर दिया ना, अब उन्हें पता चल गया है कि हाँ, इनको हराया जा सकता है। जो एक मिथ था कि नहीं नहीं ब्रिटिशर्स आर अनबीटेबल, तो वो मिथ खत्म हो जाता है, ठीक है? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब लोगों को पावर्स देने का काम, और जो सेंट्रलाइजेशन था पावर में, वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है? तो जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की पावर खत्म कर दी गई थी, हमने देखा था कि जो पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके उसके थ्रू, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो उसके थ्रू बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल के अंदर। अब फिर से इनकी पावर्स को क्या किया जाता है? रिस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है? और नई काउंसिल्स बनाई जाती है बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में, ठीक है? पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब हर अलग अलग मेंबर अलग अलग चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी भी पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली कैबिनेट गवर्नमेंट जो है, कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा, तो ये सिस्टम जो आता है वो सबसे पहले 1861 में आता है। आज तक हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो यू कैन सी दैट लॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट फेज इज रिफ्लेक्टेड इन टूडेज इंडियन पॉलिटी। ओके, सो वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होते हैं, उनके उनको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स असाइन कर दिया जाता है, ठीक है? वॉइसरॉय के पास पावर आ जाती है ऑर्डिनेंस इशू करने की। आज भी हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर्स है ऑर्डिनेंस इशू करने की। इसमें काउंसिल के कंसेंट की जरूरत नहीं लगती, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रखा जाता है, ठीक है? प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विद लॉ मेकिंग। तो जो लेजिस्लेटिव विंग थी, उसमें कहा गया कि इंडियंस को पहली बार इंडियंस को इंक्लूड किया गया। अभी तक इंडियंस को कहीं भी किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं किया गया था। पहली बार इंडियंस को इंक्लूड किया जाता है। किसे इंक्लूड किया जाता है? राजा ऑफ बनारस को, महाराजा ऑफ पटियाला को, सर दिनकर राव को, इन तीनों लोगों को पहली बार एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन थे वो सिर्फ लॉ मेकिंग से रिलेटेड थे। यानी कि वो सिर्फ लॉज बना सकते थे, उनको बजट वगैरह डिस्कस करने का या क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक है? तो क्योंकि अभी इसमें इंडियंस भी हैं, तो इंडियंस क्वेश्चंस पूछने लगेंगे तो फिर तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अभी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उनको क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बस उन्हें लॉ मेकिंग की पावर्स है उनके पास। फिर आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया जाता है। पहले 3 ही थे, अब बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो इसी एक्ट के थ्रू किया जाता है, 1892 के थ्रू। अब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अब बजट आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? पहले बजट डिस्कस करने अलाउड नहीं था।
बट आप बजट डिस्कस कर सकते थे, बट उस पे अभी भी वोट नहीं कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, यानी कि एक क्वेश्चन कुछ आपने डिस्कस किया उसके बाद उसको सप्लीमेंट करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर स्टिल नॉट अलाउड एंड वोटिंग पावर्स वर नॉट गिवन बट डिस्कशन पावर्स वर गिवन, कि अभी भी बातचीत आप कर सकते हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आता है। इस टाइम पे जो होते हैं इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉर्ले जो होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, मिंटो जो होते हैं वो वॉइसरॉय होते हैं इस टाइम पे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस करता है, किसके लिए? सिर्फ मुस्लिम्स के, अभी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, आगे चल के आगे भी इंट्रोड्यूस किया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और लिमिटेड डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो फर्स्ट इंडियन मेंबर इन वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी तक क्या हो रहा था कि जो लेजिस्लेटिव विंग थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें ही इंडियंस अलाउड थे। अब पहली बार एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर्स हैं, तो उनको उनमें इंडियंस को अलाउ किया जाता है। और पहले कौन रहते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज लॉ मेंबर, इन्हें ऐड किया जाता है इन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर्स हैं, उनकी साइज को इंक्रीज किया जाएगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अब अलाउड कर देते हैं, पहले डिस्कस कर सकते थे, अब अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब पहले सिर्फ डिस्कशन अलाउड था, क्वेश्चंस भी अलाउड हो जाते हैं, ठीक है। बजट रेजोल्यूशंस को मूव किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट पे कुछ भी बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, कर लो, मतलब ऐसे कहने की पावर्स दी जाती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, उनको और एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। जो सिक्स थे, उस क्रिश्चियंस थे, उनके लिए भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। और बाई कैमरलिज्म को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। बाई कैमरलिज्म आज तक हम इंडिया में फॉलो कर सकते हैं, करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो हाउसेज होंगे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगा अपर हाउस, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो कि लोअर हाउस होगी, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, ये नंबर्स आपको याद रखना जरूरी नहीं है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, बस डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाता है। अब से प्रॉपर जो इंडियंस को रिक्रूट किया जाएगा इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीज करी जाती है 1926 में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाता है। जो डायरकी थी वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की जाती है। डायरकी का मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोविंसेस में डायरकी और सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होंगे और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, जैसे कि रिजर्व मतलब कि इसको रिजर्व कर लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्या है वो? पुलिस है, जस्टिस है, लैंड रेवेन्यू है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं सबको रिजर्व कर लिया है, ठीक है। और इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? गवर्नर विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को, यानी इस सब्जेक्ट पे वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी भी जो पावर्स हैं वो एक्चुअल में ब्रिटिश के पास भी हैं। और जो जिम्मेदारी वाले फंक्शंस होते हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ये सब किसे दे दिया जा रहा है? फाइनेंस नहीं दे रहे हैं, रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, पर ये सब एजुकेशन, हेल्थ, ये सब किसे दे दिया जा रहा है? ये सब लेजिस्लेचर को दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और जो सेंट्रल बजट था उसको प्रोविंशियल बजट से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब सेपरेशन हो गया ऑब्वियसली, तो सब अलग अलग बजट, प्रोविंशियल लेवल पे अलग बजट बनेगा, सेंट्रल लेवल पे अलग बजट बनेगा। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर क्रिएट किया जाता है इन लंदन, ठीक है। विमेन वर गिवन राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और कहा जाता है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद, और वो स्टैट्यूटरी कमीशन होता है साइमन कमीशन, जो बताएगा कि ये एक्ट कैसे काम कर रहा है, इसको रिव्यू करेगा, इसके प्रोविजंस कितने काम किए, कितने नहीं काम किए, ये सब साइमन कमीशन बताएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, साइमन कमीशन आता है 10 साल, उस पर बहुत बवाल होता है। साइमन कमीशन लॉर्ड अर्विन के अंडर आता है, और इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, मतलब ब्रिटिशर्स खुद ही अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये कैसे ही पॉसिबल है कि हम, मैंने ही एग्जाम दिया और मैं ही खुद ही उसका उसका इवैल्यूएशन करूं, ठीक है। तो इंडियंस को नहीं इंक्लूड किया जाता है कोई भी, इसलिए इंडियंस इसको बॉयकॉट करते हैं। इसमें कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जैसे डायरकी को अबॉलिश करने की बात की जाती है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया सेटअप करने की बात की जाती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ठीक है। और इसके जो रिकमेंडेशंस थे उसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और इसके रिकमेंडेशंस को एज वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं, जो व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की फॉर्म में पब्लिश किया जाता है, इन सब की बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 बनता है, बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसके बीच में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है 1932 में, जो होता है कम्युनल अवार्ड। तो इस टाइम पे रैमसे मैकडोनल्ड जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, और ही अनाउंस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस बिसाइड्स मुस्लिम, सिक्स एंड क्रिश्चियंस, जो कि ऑलरेडी दिया जा चुका था 1909 और 1919 में, ठीक है। इट वाज अपोज्ड बाय गांधी। गांधी ने इस आमरण अनशन करने की करा, इसको मतलब भूख हड़ताल करी, ठीक है। और इसको
काइंड ऑफ अपोज किया, ठीक है, कम्युनल अवार्ड को। इसको लेकर फिर पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में, क्योंकि अंबेडकर डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का काइंड ऑफ वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गांधी इसका अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए चलते पूना पैक्ट होता है, और ये अलग ही हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम हिस्ट्री में देखेंगे। फिलहाल ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्रोनोलॉजी, इस क्रोनोलॉजी में चीज़ें होती हैं। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब ये हम देख चुके हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, इन सब के बेसिस पे, इनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ये एक्ट बन के आता है। सबसे बड़ा, सबसे एलैबोरेट एक्ट, इस एक्ट को, ये पूरा एक्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन में काइंड ऑफ इंक्लूडेड है। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही जाती है, जो कि कभी मटेरियलाइज नहीं होता है, यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनता नहीं है, बट कही जाती है इसकी बात। 3 लिस्ट की बात कही जाती है, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट ट्रस्ट, ठीक है। और जो रेजिडुअरी पावर्स होंगी वो वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल के पास होंगी, ये बात कही जाती है। फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात की जाती है एट दिल्ली, सॉरी, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं कि हाँ, जो डायरकी थी प्रोविंसेस में कि रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो थे वो हटा दिया जाता है, यानी कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंसेस के पास फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है एट प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। तो यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लेजिस्लेचर, और अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिजर्व सब्जेक्ट है, कोई ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ठीक है। और डायरेक्ट की जो है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, ठीक है। तो मतलब इसमें बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी प्रोविंस हटा के सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में मेंबर्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उनको कंटिन्यू किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है, प्रोविंशियल, फेडरल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाता है। बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है इंडिया से, सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, बिहार एंड उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया जाता है। ये सब कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। विमेन गिवन राइट, वोटिंग राइट्स इक्वल टू मेन। तो अभी तक जो वुमेन के वोट होते थे उनकी वैल्यू मेन के वोट की वैल्यू के हिसाब से नहीं होती थी, लेकिन अब दोनों के वोट की वैल्यू सेम होने लगी थी, ठीक है। और जो टेन्योर था वो फिक्स कर दिया जाता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर्स के लिए। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट था उसको एक परमानेंट बॉडी बना दिया जाता है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. Okay, so 1/3 of the members retire every 2 years and introduce provision of no confidence motion, जहाँ पे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। अभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम प्रैक्टिस करते हैं, और जो ये टेन्योर वगैरह है वो अभी भी सेम ही है, चाहे वो हम राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे प्रोविजन एक बार जो हाईलाइटेड है, जो मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगस्त ऑफ 1940 में। तो इंडिया बहुत टाइम से बहुत स्टार्टिंग में डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहा था, होम रूल की मांग कर रहा था, यानी कि हम अपना देश खुद से चलाएंगे, ठीक है। आप कंट्रोल रखिए, लेकिन मेजर चीजें हम खुद से डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहले मांग कर रहा था, इसको तब ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनती नहीं है। फिर 1940 में जब हालत खराब हो जाते हैं, जो इंडिया में रेजिस्टेंस था वो बढ़ रहा था, मूवमेंट आफ्टर मूवमेंट होता है, ठीक है, गांधी मूवमेंट होते हैं बहुत सारे। तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि नहीं नहीं, अब तो करना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। तो पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं ऑगस्ट ऑफर में। अभी भी दिया नहीं है, अभी भी बस बात करते हैं कि हाँ, डोमिनियन स्टेटस को दिया जाएगा, प्रॉमिस किया जाता है, और कहा जाता है कि वॉर के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे आपके देश के लिए, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी मेड आफ्टर विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके कंसेंट के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। तो ये 2-3 बातें कही जाती हैं ऑगस्ट ऑफर में, जो कि 1914 में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनती है ऑगस्ट ऑफर से, डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बस बात कही जाती है, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, जो कि एक्चुअल में डोमिनियन स्टेटस दे देता है, कहता है कि अब डोमिनियन स्टेटस आप ले सकते हैं, ठीक है। और मतलब इंडिया वुड बी अ डोमिनियन अंडर द ब्रिटिश कैबिनेट, लेकिन अब हमें नहीं चाहिए होता है। तो गांधी जी और बाकी कांग्रेस और सब इसको रिजेक्ट कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, तो इट वाज डिक्लाइंड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, ठीक है। और ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करी जाएगी, जो पार्टली इलेक्टेड होगी और पार्टली नॉमिनेटेड होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सोलली वुड बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस, ठीक है। हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाइए, ठीक है। और हाँ, तो ये बात की जाती है। और ये भी कहते हैं कि इंडिया के पास अपना मतलब पावर होगी कि इंडिया कुड विदड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है? जो भी कंट्रीज ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनका साथ में मिला के उनको एक उनका कॉमनवेल्थ है, ठीक है। अभी भी इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट है। तो ऐसे कहा जाता है कि कॉमनवेल्थ से इंडिया विदड्रॉ कर सकता है, उसकी मर्जी हो तो, ठीक है। और जो डिफेंस रहेगा वो अभी भी ब्रिटिश के हैंड्स में रहेगा, ठीक है। और ये सब रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्टेड बाय ऑल पार्टीज। फिर अब ये प्लान फेल हो जाता है, तो बेबल प्लान आता है 1945 में। ये शिमला शिमला कॉन्फ्रेंस होती है इसी लॉर्ड बेबल के प्लान के ऊपर, ठीक है, 1945 में, जो कि शिमला में होती है।
ठीक है? इसमें कहा जाता है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इसमें सिर्फ इंडियन मेंबर्स होंगे, ठीक है? और सिर्फ वॉइसरॉय और कमांडर इन चीफ जो होंगे वो बाहर के होंगे, बाकी सब इंडियन मेंबर्स होंगे, ठीक है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा हिंदूज और मुस्लिम्स को। और यहाँ पे कहा जाता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। वॉइसरॉय के पास वीटो पावर्स रहेंगे। ऑब्वियसली ये भी फेल हो जाता है क्योंकि अभी भी आप वॉइसरॉय, कमांडर इन चीफ और वॉइसरॉय के पास वीटो पावर रख रहे हो, तो ये भी फेल हो जाता है। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946, यही लार्जली सक्सेसफुल होता है। ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर को नेगोशिएट करने के लिए आता है। इसमें पूरा अच्छे से डिटेल में बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कैसे बनेगी, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस की बात करी जाती है कि ए ग्रुप के स्टेट्स होंगे, बी और सी ग्रुप के स्टेट्स होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसको एक्सेप्ट किया जाता है और इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी एक्चुअल में बनती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है? फिर इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान। जो माउंटबेटन प्लान है, हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कैबिनेट मिशन रहता है, इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी डिमांड हो रही थी बाय मुस्लिम लीग, तो कैबिनेट मिशन इसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है? लेकिन इस ये जब डिमांड रिजेक्ट हो जाती है तो मुस्लिम लीग ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो करती है शुरू में कैबिनेट मिशन को, फिर लेटर ये विदड्रॉ कर लेती है। तो अब मुस्लिम लीग ने विदड्रॉ कर लिया, तो ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उसका कुछ प्रोविजन ही सक्सेसफुल हो पाता है। तो इसलिए फिर से एक माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में, जो कि डोमिनियन स्टेटस देता है इंडिया और पाकिस्तान को। कहता है कि ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा और इंडिया को दो पार्टीशन होगा, इंडिपेंडेंस दी जाएगी, दो डोमिनियंस हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा इंडिया को, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है? और हाँ, रेफरेंडम करने की बात कही जाती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट में। बाउंड्री कमीशन को सेटअप करने की बात की जाती है। बेसिकली अब हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ें, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो सब माउंटबेटन प्लान में कही जाती हैं, ठीक है? और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। टू डोमिनियंस वर क्रिएटेड, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? और गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है दोनों डोमिनियन के लिए, जिनकी जो एक काइंड ऑफ क्राउन का बस रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं रहती है। और ये तब तक रहता है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, ठीक है? जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी थी ओवर दी प्रिंसली स्टेट्स, वो भी एंड हो जाती है, ठीक है? इसमें 3 टायर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात की जाती है। और जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियंस गिवन फुल पावर्स टू फ्रेम एंड अडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू लेजिस्लेट एज सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इंडियंस या पाकिस्तानी खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? और एम्परर ऑफ जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, उसको भी ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने टेबल में समराइज किया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। और ये सेम चीज़ें हैं इस टेबल में लिखी हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की, इसमें मैंने बस समराइज़ किया है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रोविजंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये प्रोविजन किस एक्ट के थ्रू आया था या ये चीज़ किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई। तो ये आप 2-3 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।